स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल नेक्स्ट ज्ञान सेतु पर। हम लोगों ने NCERT सार संग्रह बुक की शुरुआत किया है जो महेश कुमार वर्णमाल के द्वारा लिखा गया है। यह बुक आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। इस बुक में हम लोग भारत का भूगोल भाग कर रहे हैं जिसका टॉपिक नंबर 1 और टॉपिक नंबर 2 हम लोगों ने कर लिया है। टॉपिक नंबर 1 में समान परिचय था और टॉपिक नंबर 2 में भौतिक विभाजन था जिसे हम लोगों ने पूरा कर लिया है। आज हम लोग टॉपिक नंबर 3 और टॉपिक नंबर 4 जिसमें जलवायु और मृदा दिया हुआ है इसको हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। यह है टॉपिक नंबर 4 जलवायु और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसको हम लोग आज डिटेल में करने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो यहाँ दिया हुआ है पहला पॉइंट, इसमें कहता है किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाले मुख्य कारक कौन सा है। तो वो अक्षांशीय अवस्थिति है। कौन सा है? अक्षांशीय अवस्थिति। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों से संबंधित एक शब्द होता है जो होता है लैंड फॉर्म्स। कौन सा होता है? लैंड फॉर्म्स। इसका प्रत्येक लेटर जो है अलग अलग शब्दों को इंगित करता है। तो चलिए क्या क्या इंगित करता है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, लैंड फॉर्म्स। इसमें सबसे पहला वर्ड जो है ये है एल। एल का अर्थ है लैटिट्यूड, मतलब क्या? ये अक्षांश को इंगित करता है। ए है ये एल्टीट्यूड है और ये आपको ऊंचाई को इंगित करता है। उसके बाद है एन है नियरनेस फ्रॉम सी, मतलब समुद्र से निकटता को ये सूचित करता है। उसके बाद है डी है ये डायरेक्शन ऑफ विंड, मतलब पवन की दिशा को इंगित करता है। एफ फॉर फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट मतलब ये वन की अवस्थिति को भी इंगित करता है। अगला है ओ। ओ से ओशियन करंट है और ये समुद्री जलधारा होती है। नेक्स्ट है आर। आर से रेनफॉल मतलब बरसात को सूचित करता है। और एम से माउंटेन है और यह पर्वत पठार को इंगित करता है। एस फॉर सॉइल है, मतलब ये मिट्टी को इंगित करता है। तो ये जो लैंड फॉर्म्स है इसके सभी अक्षर हैं जो आपको अलग अलग शब्दों को इंगित करता है। यह आपको जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है। तो ये आपको दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। ध्यान रखिएगा, भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले केरल के तट पे होता है। केरल के तट पे होता है, ध्यान रखिएगा। और ये आपको केरल के तट पे जून के प्रथम सप्ताह में आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पॉइंट है भारत के उत्तर पश्चिमी मैदानों में शीत ऋतु में किसके प्रभाव से बरसात होता है। तो ये होता है पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से। ध्यान रखिएगा, पश्चिमी विक्षोभ। ज्यों-ज्यों पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ेंगे बरसात की मात्रा घटते जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में बरसात होती है। तो ध्यान रखिएगा, ये पंजाब होगा और ये तमिलनाडु होगा। पंजाब में बारिश पूछेगा किसके कारण होता है, तो ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। जबकि तमिलनाडु में लौटती हुई मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून के कारण बरसात होती है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितना है। तो ये लगभग 125 सेंटीमीटर है जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है। तो ये आपको पश्चिमी घाट और उसके बाद पूर्वी हिमालय क्षेत्र और फिर मेघालय में। मेघालय में तो सबसे अधिक बरसात होता है। यहाँ गारो, खासी, जयंतिया 3 पहाड़ियाँ हैं जहाँ पे मानसूनी हवाएं फंस जाती है और मैक्सिमम बरसात कराती है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है तथा यहाँ सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होता है। जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण कहते हैं जिसके कारण प्रवाहित होती है। ये होता है दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है व्यापारिक पवनें। इसको देख लेते हैं। व्यापारिक पवनें 0 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बहने वाली पवनें हैं। ये पवनें उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों 35 डिग्री NS से विषुवतीय निम्न दाब कटिबंध निम्न वायुदाब कटिबंधों 0 डिग्री से 5 डिग्री NS
की ओर प्रवाहित होती है, बहती है। उत्तरी गोलार्ध में इन्हें उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने तथा दक्षिणी गोलार्ध में इन्हें दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवने कहा जाता है। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो ये काल बैसाखी तथा चाय वर्षा। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में, चाय वर्षा असम में कहा जाता है। काल बैसाखी में धूल भरी आंधियां भी चलती है। नेक्स्ट है भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो ये हो जाएगा लेह। कौन सा हो जाएगा? लेह। भारत का पूछ लेगा श्वेत मरुस्थल किसे कहा जाता है? तो वो हो जाएगा लेह। ऐसे मरुस्थल आपको भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है। कौन सा है? थार, राजस्थान में ये पड़ता है। नेक्स्ट है कोपेन ने वर्ष 1918 ईस्वी में विश्व की जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया? तो ये हो जाएगा 5। कितने हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है जलवायु निर्धारण के आधार। तो सबसे पहला इसमें है वार्षिक एवं मासिक औसत तापमान, मतलब सबसे बड़ा कारक क्या है आपको? तापमान, ध्यान रखिएगा। दूसरा होता है वार्षिक एवं मासिक वर्षा, मतलब दूसरा स्थान पे वर्षात आता है, तीसरा स्थान पे वनस्पति आता है, ध्यान रखिएगा। तो मतलब तापमान, वर्षा और वनस्पति जलवायु के निर्धारण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला पॉइंट है कोपेन की योजना के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश। इसको देख लीजिए। इसमें है सबसे पहला पॉइंट है आपको जलवायु के प्रकार, वर्ण अक्षर इसमें दिया है और उसके बाद कौन से क्षेत्र में ये जलवायु पाया जाता है। तो सबसे पहला है आपको लघु शुष्क ऋतु, ये वाची मानसूनी जलवायु है। इसका संकेत कौन सा है? ध्यान रखिएगा AMW। कौन सा है? AMW। और ये गोवा के दक्षिण भाग में और भारत के पश्चिमी जो तट है उसमें ये पाया जाता है। नेक्स्ट है शुष्क ग्रीष्म ऋतु, ये आपको AS का संकेत है। इसका तमिलनाडु का कोरोमंडल तट में ये जलवायु पाया जाता है। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु, इसको AW से संकेतित करते हैं। यह जो है आपको कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग इसमें आता है। नेक्स्ट पॉइंट है अर्ध शुष्क स्टेपी, इसको BSHW से संकेतित करते हैं। यह जो है आपको उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान तथा पंजाब के कुछ भाग में ये जलवायु पाया जाता है। नेक्स्ट है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, इसको हम लोग BWHW से संकेतित करते हैं और ये राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग है, यहाँ पर आपको उष्ण जलवायु पाया जाता है। अगला है शुष्क शीत ऋतु, इसका संकेत CWG है। यह गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकांश जो है क्षेत्र इसी में आता है शुष्क शीत ऋतु में। अगला है लघु ग्रीष्म तथा शीत आर्द्र ऋतु, इसको DFC से संकेतित करते हैं। यह अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम में जलवायु पाया जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट है ध्रुवीय तुल्य, तो इसको हम लोग इसे संकेतित करते हैं। यह जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, मतलब ठंडे वाली प्रदेश जो है वहां पर ये जलवायु पाया जाता है। नेक्स्ट है टुंड्रा तुल्य जलवायु, ये आपको ET से संकेतित करते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? तो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में ये पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जिसे ITCZ के नाम से जानते हैं। यह क्या होता है इसे देख लेते हैं। ITCZ एक निम्न वायुदाब पट्टी है जो पृथ्वी के चारों ओर सामान्यतः विषुवत रेखा के ऊपर चारों ओर स्थित है। वस्तुतः यह एक दोलायमान स्विंग पट्टी है। ITCZ वह क्षेत्र है जहां उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें मिलती हैं। दोनों पवनों के मिलने से विषुवतीय पछुआ पवनों का उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट पॉइंट है लू। लू उत्तर मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क व पीड़ादायक पवनें हैं। ध्यान रखिएगा इस समय में क्या होता है, व्यक्ति के होंठ सूख जाते हैं और नाक से कभी कभी खून भी निकल आता है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में मानसून का आगमन किस प्रकार से होता है?
वो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है उसके आगमन की स्थितियां यहाँ पर दिखाई गई है। चलिए उसे देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मानसून का आगमन सबसे पहले केरल के तट पे होता है, वह 1 जून यहाँ दिया गया है, अर्थात याद रखिएगा ये जून के प्रथम सप्ताह में आती है। और यहाँ पर जब ये मानसूनी हवाएं आती है तो ध्यान रखिएगा ये केरल के तट में टकरा के 2 भागों में बढ़ जाती है। एक होता है अरब सागर की धारा और दूसरी होती है बंगाल की खाड़ी वाली धारा। तो ध्यान रखिएगा ये दोनों आगे की ओर बढ़ती है। इसमें शक्तिशाली होता है अरब सागर की जो धारा होती है वो आगे जाती है और पूरे भारतवर्ष में बारिश कराती है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर पश्चिमी घाट पर्वत है यहाँ पर, इससे क्या होता है कि मानसूनी हवाएं आगे यहाँ नहीं जा पाती है, इधर की ओर नहीं जा पाती है, यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाता है। इसलिए पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग ये वाला हिस्सा ये क्या होता है वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। और यही कारण है कि यहाँ तमिलनाडु के आसपास जो है मानसूनी समय में बरसात नहीं होता है, क्योंकि यह वृष्टि छाया प्रदेश है। जब नवंबर दिसंबर में ठंड का मौसम होता है तो बारिश जब यहाँ लौटती है ये हवाएं, तब यहाँ क्या होता है बारिश होता है, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं, जो आपको ठंड के समय में तमिलनाडु में बारिश कराती है, याद रखना है। अगला पॉइंट है कॉफी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम का संबंध है। तो ये याद रखिएगा ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होते ही पूर्व मानसून की बौछार से संबंधित है यह, और यह कहाँ होता है कर्नाटक में होता है। अगला है आम्र वर्षा। ध्यान रखिएगा आम्र वर्षा का संबंध किस राज्य से है, तो ये हो जाएगा केरल और कर्नाटक का क्षेत्र, ठीक है, तटीय क्षेत्र। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक होता है, तो यह जून से सितंबर होता है। कब से कब तक होता है, जून से सितंबर। नेक्स्ट होता है भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है, तो ये केरल हो जाएगा जून के प्रथम सप्ताह में। नेक्स्ट है भारत में नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है, तो ये हो जाएगा छोटा नागपुर के पठार में। अगला है तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं, तो यहाँ पे बरसात से मतलब है ये नवंबर दिसंबर में अभी हम लोगों ने चर्चा किया है। अगला है भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं, तो ये देख लीजिएगा यहाँ पर आपको घटक इसके दिख जाएंगे, तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम, उसके बाद एल नीनो एवं ला नीनो, ये सभी मुख्य घटक हैं भारत के मानसून को प्रभावित करने वाले। नेक्स्ट है उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होने वाला राज्य कौन सा है, उत्तर पूर्वी से अभी हम लोगों ने चर्चा किया तमिलनाडु में बरसात होती है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के किन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर होता है, तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर और पश्चिमी राजस्थान, अर्थात यहाँ पे बरसात कम होती है। नेक्स्ट है अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु उनकी जलवायु में विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है, तो ये हो जाएगा आपको इसकी ऊंचाई में भिन्नता। अमृतसर कम ऊंचाई पर है जबकि आपको शिमला जो है अधिक ऊंचाई पर है। अगला है भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस स्थान पर पाया जाता है, तो ये हो जाएगा राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र, क्योंकि बालू जितना ही अधिक गर्म होता है उतना ही अधिक क्या होता है ठंडा भी होता है जल्दी से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए उत्तरदायी माना जाता है, तो ये हो जाएगा पूर्वी जेट प्रवाह। कौन सा हो जाएगा, पूर्वी जेट प्रवाह। नेक्स्ट है भारत में वर्षा का वितरण, तो ये देख लीजिएगा इसमें पहला कह रहा है भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 111 सेंटीमीटर है, परंतु इनमें क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती है जो निम्नपत है। सबसे पहला देखना है इसमें अधिक बरसात वाले क्षेत्र, तो ये सबसे अधिक बरसात कहाँ होता है, तो ये देखिए पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र, उसके बाद मेघालय की पहाड़ियों पर अधिकांश बरसात होती है। यहाँ पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। खांसी जैंतिया पहाड़ी के कुछ भागों में 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक बरसात होता है। ब्रह्मपुत्र घाटी तथा निकटवर्ती पहाड़ियों पर 200 सेंटीमीटर से कम बरसात होती है। नेक्स्ट पॉइंट है दूसरा मध्यम बरसात वाले क्षेत्र, तो गुजरात के दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र,
उसके बाद आता है झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ लगा हुआ गंगा का उत्तरी मैदान, कछारी घाटी, उसके बाद है मणिपुर। इन सबों में 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच बरसात पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है तीसरा, न्यून वर्षा वाले क्षेत्र। तो ये हो जाएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, उसके बाद गुजरात, दक्कन के पठार पर बरसात जो है 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच पाई जाती है, अर्थात यहाँ पे बारिश कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है अल्प वर्षा वाले क्षेत्र। तो ये हो जाएगा प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भाग, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के वृष्टि छाया प्रदेश, अर्थात पश्चिमी घाट पर्वत के जो पूर्वी भाग हैं वो लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भाग में क्या होता है 50 सेंटीमीटर से भी बरसात कम होता है, याद रखना है। नेक्स्ट है जेट स्ट्रीम, क्षोभमंडल के मध्य अक्षांशों में धरातल से 12 किलोमीटर ऊपर पश्चिम से पूर्व की दिशा में चलने वाली एक बड़ा नाम है, याद रखिएगा ये कौन सा है, जेट स्ट्रीम। नेक्स्ट पॉइंट है मृदा। चौथा पॉइंट है मृदा, इसको हम लोग देख लेते हैं। ध्यान रखिएगा भारत में मृदाओं का वर्गीकरण किया गया है उत्पत्ति, रंग, संयोजन और अवस्थिति के आधार पर। इसे 8 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है, तो जलोढ़, काली, लाल पीली, उसके बाद लेटराइट, शुष्क, लवणीय, पीट और उसके बाद है वन मृदा। ठीक है, ये आपको 8 प्रकार के मृदा पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। इसको डिटेल में देखते हैं क्या क्या दिया गया है। ध्यान देना यहां पर, इसमें कहता है मृदा मतलब सॉइल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुआ है, जिसका अर्थ होता है फर्श मतलब नीचे का सतह। अगला है भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है, ये हो जाएगा जलोढ़ या फिर कछाड़ी, जैसी को दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है रेगुड़ मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगी काली मिट्टी। कौन सी हो जाएगी, काली मिट्टी हो जाएगी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपको रेगुड़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। कई बार पूछा गया ये प्रश्न है। अगला है मालवा पठार में किस मृदा की अधिकता है, तो ये हो जाएगी काली मृदा। अगला है काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है, इसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। कपास की खेती सबसे अधिक महाराष्ट्र एवं गुजरात में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण तथा लाल रंग लौह ऑक्साइड के कारण होता है मृदा में, मतलब लाल और पीले मृदा की ये बात हो रही है। नेक्स्ट है लेटेराइट मृदा मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है, तो ये केरल हो जाएगा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में ये मृदा पाई जाती है लेटेराइट मृदा। और यह आपको काजू, इलायची के खेती के लिए काफ़ी अधिक उपयुक्त होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा दिनों दिन अनुर्वर मतलब उर्वरता उसमें कम होती जा रही है, ये हो जाएगी लेटेराइट मृदा। नेक्स्ट है मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए इसमें जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए, और अम्लीयता को कम करने के लिए उसमें चूना मिलाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है लेटेराइट मृदा भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, ये हो जाएगा मालाबार के तटीय प्रदेश में। अगला है सबसे कम जलधारण क्षमता किस प्रकार की मृदा में पाई जाती है, तो ये हो जाएगा बलुई दोमट मृदा, अर्थात ये जलोढ़ मिट्टी की बात हो रही है। नेक्स्ट है पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होती है, तो ये हो जाएगा चिकनी मिट्टी। मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए कौन सी फसलें लगाई जाती है, तो ये हो जाएगा दलहनी पौधा, क्योंकि इसके जड़ में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। याद रखिएगा पौधे जो है नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के रूप में नहीं बल्कि नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता है। नेक्स्ट है चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है, यह हो जाएगा अवनालिका अपरदन से हुआ है। अगला है चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है, याद रखिएगा ये लेटेराइट मृदा। दोमट मृदा में कौन सी
कण पाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा गाद जो नदी के नीचे पाए जाते हैं, मृत्तिका रेत मतलब बालू। अगला है भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है, तो ये हो जाएगा जस्ता। अगला है गंगा के मैदान की पुराने जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है, ये हो जाएगा बांगर। ध्यान रखिएगा जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार के होते हैं, बांगर और खादर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है जबकि नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है, याद रखिएगा। जलोढ़ मिट्टी होता क्या है, तो नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट है अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने के लिए किस खनिज का प्रयोग किया जाता है, तो ये लाइम या फिर चूना, इसका चर्चा अभी किए थे। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्षारीय मृदा को कृषि योग्य बनाने के लिए किसका उपयोग होता है, तो जिप्सम का उपयोग होता है। अगला है लवणीय मृदा में नाइट्रोजन व चूने की अल्पता पाई जाती है, मतलब कमी पाई जाती है। अगला है जैव मृदा का रंग नीला क्यों होता है, तो इसमें अम्लीय और फेरस आयरन के कारण होता है। अगला है पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है, तो ये हो जाएगा कैल्शियम की। अगला है मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव पाया जाता है, तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन। अगला है मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है, तो वन रोपण से, मतलब वन को लगाने से इसकी उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है, अपरदन को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है पीएच मान के अनुसार मृदा की प्रकृति। ध्यान रखिएगा पीएच स्केल पे 1 से लेकर 14 तक डिजिट को इंगित किया जाता है, ध्यान रखिएगा, जिसमें 7 जो है आपको उदासीन होता है, 7 से कम अम्लीय होता है और 7 से अधिक क्षारीय होता है। यहां पर दिया है क्रम संख्या, पीएच मान और मिट्टी के प्रकृति। देखिए यहां पर क्रम संख्या 1 में है 1 से 6, अभी चर्चा किए थे। 7 से कम रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, अम्लीय, तो मिट्टी कौन सा हो जाएगा, अम्लीय मिट्टी होगा, ध्यान रखिएगा। 2 नंबर में है 7, अगर 7 पीएच मान है तो वो क्या होगा, उदासीन होगा मिट्टी। अगला 3 नंबर में है 8 से 14, अर्थात यह क्या होगा आपको, क्षारीय होगा, याद रखिएगा। अगला है लाल और पीली मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस जैव पदार्थ की कमी पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपको प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे। तो यह था आज का वीडियो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। साथ ही आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इसका कुछ लाभ मिल पाए। धन्यवाद।